चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स पार्ट नंबर 4, यानी कि इसके आखिरी 3 टॉपिक्स जो बचते हैं 9, 10 और 11, उनको हम पूरा कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा स्टार्ट करते हैं द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 9। तो हम देखने वाले कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसके हमने पूरे चैप्टर में बात करी है, वो खत्म हुआ धीरे धीरे। थोड़े से कुछ क्वेश्चन और कुछ कन्फ्यूजन के साथ ये खत्म होता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीधा स्टार्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1800 BC में हमें देखने को मिलता है कि कुछ मच्योर हड़प्पन साइट्स अब अबंडन होने लगी। जहाँ पे सेटलमेंट्स थी, अब वहाँ से लोग हटने लगे, वो अबंडन होने लगी। ये देखने को मेनली हमें मिलता है चोलिस्तान रीजन में। सबसे पहले हमें ये देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ इसी के साथ साथ एक तरफ ये जो हमारे मच्योर हड़प्पन सेटलमेंट्स थी वो अबंडन हो रही है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन कुछ रीजन्स में नए सेटलमेंट्स डेवलप हो रही है, नए लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं। तो ये हमें एक साथ देखने को मिलता है। इसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि कुछ सेटलमेंट्स जो पहले की सेटलमेंट्स थी वो वेनिश नहीं हुई पूरी तरीके से, लेकिन वहां पे एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। बेसिकली हमने जो कल्चर की बात करी थी, कल्चर यानी कि क्या, पूरा वहाँ के जितने भी आर्टिफैक्ट्स हमें मिलते हैं वो हमारा पूरा कल्चर निकल के आता है। ऑब्वियसली एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में हम ऐसे ही कल्चर देख सकते हैं कि वहाँ का कैसा था। तो ये जो पूरा कल्चर था जिसकी हमने पूरे चैप्टर में बात करी, अब वो ट्रांसफॉर्म होने लगा। बेसिकली मेनली हमें देखने को मिलता है कि जितनी भी चीजें ये लोग कर रहे थे, जितने भी क्राफ्ट प्रोडक्शन ये लोग कर रहे थे, वेट्स ये जो लोग जो बना रहे थे, ब्रिक्स ये लोग बना रहे थे, सील्स बना रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कर रहे थे अलग अलग रीजन से, जितनी भी चीजें थी जो सिर्फ डिस्टिंक्टिव थी हमारे मैच्योर हड़प्पन कल्चर के लिए, वो धीरे धीरे चेंज होने लगी और एक नया कल्चर डेवलप होने लगा। मेनली हमें देखने को मिल रहा था कि अब जितनी भी चीजें कर रहे थे ये बहुत लिमिट हो गई थी, बहुत कम हो गई थी, बहुत कम मटेरियल का ये लोग यूज कर रहे थे, बहुत कम टूल्स ये लोग बना रहे थे। अब ये बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन आया था उसके बाद हमें देखने को मिला था कि रूरल टाइप का शिफ्ट हो गया। इसके पहले हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा मॉडर्न, उस जमाने के हिसाब से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्री प्लानिंग कर रहे हैं अलग अलग चीजों को लेके, वो धीरे धीरे हमें देखने को मिला कि कम होने लगा। तो बेसिकली हमें समझ में आता है कि जो इसके बाद अगला कल्चर आया यानी कि लेट हड़प्पन पीरियड आया, वहां पे हमें एक रूरल शिफ्ट देखने को मिलता है। लेकिन अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि एकदम से ऐसा क्या हो गया, इतनी बड़ी एकदम सेटलमेंट थी, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि ये सब हमें एकदम से वेनिश होता देखने को मिला। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं, बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस देखने को मिलते हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन ये कहते हैं कि मे बी एक क्लाइमेटिक चेंज आया हो, मे बी डिफॉरेस्टेशन रीजन हो, मे बी बाढ़ आ गई हो, मे बी सूखा पड़ गया हो, ऐसा कुछ नेचर फिनोमिना हो गया होगा जिसके कारण पूरा सेटलमेंट खत्म हो गया और नया कल्चर वहां पे डेवलप हो गया। लेकिन ये उतना अच्छा रीजन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो अगर ये सब होता तो मान लेते हैं चलो एक लोथल एक एरिया में हो गया, धोलावीरा में हो गया, कुछ जगहों पे हो गया, लेकिन पूरी सिविलाइजेशन एक साथ कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई, एक साथ हमें अबंडन होते हुए शहर कैसे देखने को मिल रहा है, एक साथ हमें कल्चर ट्रांसफॉर्म होते हुए कैसे देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आता है। इसके अलावा दूसरे हमें एक एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है कि हो सकता है जो यूनिफाइंग फैक्टर था इस पूरे सिविलाइजेशन का, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ यूनिटी तो यहाँ पे थी, क्योंकि पूरे एरिया में हमें देखने को मिलता है कि एक ही डिसीजन पूरे जगहों पे फॉलो किया जा रहा है। एक फोर्स थी जो इन सब सेटलमेंट्स को यूनिफाई करके रख रही थी। जो बताया जा रहा है, हो सकता है हड़प्पा वो एरिया हो, हड़प्पा वो रीजन हो जो पूरे हड़प्पन कल्चर को यूनिफाई करके रखता था। अब उसका पूरा डिमोलिशन हो गया, अब उसको अबंडन कर गया, वो एक एंड पे आ गया, और जिसके कारण वो पूरा जो यूनिटी थी इनकी वो बिखर गई। इसके साथ साथ पूरा कल्चर हमें खत्म होते हुए देखने को मिला। तो ये एक रीजन हो सकता है। ये बेसिकली इसलिए बोला जाता है कि हो सकता है ये हुआ हो क्योंकि हमें देखने को मिलता है सील्स खत्म हो गए जो मेनली इस डिस्टिंक्टिव थे इस कल्चर के बारे में, पॉटरी खत्म हो गई, बीट्स खत्म हो गई, बेसिकली हर वो चीज जिसकी हमने पूरे चैप्टर में बात करी है, चाहे वो ब्रिक्स हो गया, उनका स्टैंडर्ड रेशो हो गया, चाहे वो उनका वेट का जो सिस्टम हो गया वो हो गया, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है कि खत्म होने लगी, डिसअपियर होने लगी। तो इसलिए बोला जाता है कि मे बी एक जो यूनिफाइंग फैक्टर था वो धीरे से खत्म हुआ, जिसके कारण पूरा सेटलमेंट धीरे धीरे करके खत्म हो गया। तो ये हमें देखने को मिलता है, लेकिन ऑब्वियसली हम 100% श्योर होकर नहीं बोल सकते कि क्या हुआ होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे सामने रह जाते हैं। इसके बाद इस एरिया को जो हम सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो रीजन की हम बात कर रहे हैं, करीब करीब 1000 साल तक वेट करना पड़ा अगली कोई सिटी यहाँ पे डेवलप होने के लिए। इन रीजन पे जो एग्जैक्ट रीजन से यहाँ पे हजारों साल तक कोई नई सिटी डेवलप नहीं हुई, और बाद में 1000 साल बाद अलग अलग रीजन में नई नई धीरे धीरे सिटीज इमर्ज हुई। तो ये हमें पूरा देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो हमारा सिविलाइजेशन था वो एकदम से पूरा खत्म हो गया। इसके बाद हमारे सामने एक बॉक्स आता है एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि कैसे अलग अलग रिसर्चेस में, अलग अलग आर्कियोलॉजिकल स्टडीज में अलग अलग लोग हमें अलग एक नजरिया दे सकते हैं किसी चीज को देखने का। बेसिकली जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में स्टार्ट में बोला था कि कई बार हमारी हिस्ट्री टाइम के साथ इवॉल्व होती चली जाती है, चेंज होती चली जाती है। तो वही का उसी चीज का एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले 1931 में जॉन मार्शल आते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल, ASI के डायरेक्टर जनरल। वो यहाँ पे एक
एलए ढूंढते हैं, एक बहुत पतली सी गली होती है जिसका नाम है डेडमैन लेन। हम ही ने इसका आर्कियोलॉजिस्ट नहीं, हमारा इसका नाम रखा है डेडमैन लेन, वो भी आगे देखेंगे क्यों। छोटी सी पतली सी गली है, 3 से 6 फीट की विड्थ है इसकी। और यहाँ पे जब आप चलते जाओ तो वेस्टवर्ड एक टर्न आता है इसमें एंड में, वहां पे हमें देखने को मिलता है एक स्कल पड़ा हुआ है, एक चेस्ट की बोन पड़ी हुई है और उसके साथ साथ एक अपर आर्म की बोन पड़ी हुई है, एक एडल्ट की बॉडी हमें देखने को मिलती है। तो इससे हमें समझ में आता है यहाँ पे कुछ तो हुआ था। ये बहुत खराब कंडीशन में 4.2 फीट की गहराई पे हमें देखने को मिलती है। इसके बाद ये हम और यहाँ पे देखते हैं तो उसके बाद यहाँ पे और भी चीजें मिलती हैं। अप्रोक्स 16 स्केलेटन्स देखने को मिलते हैं, जो भी ये लोग ऑर्नामेंट्स वगैरह उस समय पहने थे उसके साथ यहाँ पे इनकी डेड बॉडी देखने को मिलती है। तो ये पूरा देखने को मिलता है। ये जो हमने सबसे पहले बताया था जो डेड बॉडी मिली है उसी से इसका नाम पड़ा डेडमैन लेन। इसके बाद हमारे दूसरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आते हैं, आरईएम व्हीलर। आरईएम व्हीलर अपनी यहाँ पे स्टडी करते हैं और बेसिकली ये कंपेयर करने की कोशिश करते हैं ऋग्वेद में जो चीजें मेंशन्ड है इसके साथ साथ यहाँ पे जो चीजें हमें देखने को मिल रही है उसको दोनों का एक लिंक बिठाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के लिंक बिठाने की कोशिश अलग अलग टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों ने करी। चैप्टर में हम आगे थोड़ा और देखेंगे, तो इसलिए मैं बोला था कि ये चैप्टर यहाँ ये वाला जो पार्ट है इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले ये बताते हैं कि ऋग्वेद एक पूल नाम की चीज की मेंशन करता है जिसका मीनिंग है रैम्पार्ट या फिर फोर्ट या फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड। इसका मीनिंग होता है एक फोर्ट, कासल और उसकी डिफेंसिव वॉल्स जो होती है। बेसिकली एक कासल की बात की जा रही है, एक फोर्ट की बात की जा रही है। उसके बाद ये भी बोलते हैं कि एक यहाँ पे इंद्र गॉड की मेंशनिंग की जा रही है जिनको बोला जाता है पुरामदा, बेसिकली एक फोर्ट डिस्ट्रॉयर। तो ये हमें देखने को मिलता है और इसी दो चीजों को ये लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आरईएम व्हीलर जो कि हमारे डायरेक्टर जनरल थे, बेसिकली इनका कहना है कि जो इनको फोर्ट डिस्ट्रॉयर कहा जा रहा है, पहले इनको बोला जाता था ये मिथिकल बातें, मिथिकल चीजें, लेकिन हम यहाँ की जो हमें आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जो डेड बॉडीज हमें देखने को मिल रही है, जो हम सिविलाइजेशन की स्टडी कर रहे हैं, इससे हमें समझ में आ रहा है एक्चुअली में जो चीज लिखी गई है ऋग्वेद में ये कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट हो रही है। इनका कहना था इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, इतनी वेल एस्टेब्लिश्ड एक सिविलाइजेशन है, तो ऐसे कैसे एक नेचुरल फिनोमिना से पूरी खत्म हो गई। हाँ, नेचुरल फिनोमिना से शायद ये वीक हो जाती, कुछ हो जाता, लेकिन पूरी खत्म हो गई ऐसा कैसे हो सकता है। इनका कहना था ये प्री प्लान एक पूरा साजिश थी जिसके बाद इसको खत्म किया गया। मे बी किसी ने इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ये अपने आप सारे लोग जाके कहीं पे मर गए, बल्कि कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो उनका कहना है कि जो हमें बॉडीज मिल रही है 16 बॉडीज एक ही जगह में मिल गई डेडमैन लेन में, तो कुछ ना कुछ ये दर्शाता है। तो इनका बेसिकली इनका अक्यूज करते हैं इंद्रदेव को कि इन्होंने ही यहाँ पे कुछ ना कुछ किया था। जो ऋग्वेद में बातें लिखी गई हैं वो मिथिकल नहीं है, यहाँ से वो कनेक्ट होती हैं। ये जो आप बॉक्स है, अगर आप चाहो तो एक्चुअल वर्ड्स पढ़ना चाहते हो तो पूरा पढ़ भी सकते हो। मैं पूरा एक्चुअल वर्ड्स में आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बॉक्स है, कभी इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पूरी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हमें ये सब चीज आरईएम व्हीलर ने बोली है 1947 में, और इसके बाद 1960s में जीएफ डेल आते हैं और ये पूरा इसको पलट के रख देते हैं जो पहली डेफिनेशन दी गई थी। इनका कहना था, अगर आप क्लोजली देखोगे तो हाँ, दो जो स्केलेटन्स हमें देखने को मिलते हैं उनको देख के लगता है कि मारा गया था, लेकिन बाकी जितने भी स्केलेटन्स डेड बॉडीज हमें देखने को मिली है ये क्लियरली बताते हैं कि नहीं, ये मारा नहीं गया था, बल्कि एक अजीब सा बैरियल करने का इनका तरीका था, बहुत खराब सा तरीका था, जिनके कारण ये हालात हमें बॉडीज की देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वेजन का साइन देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी आर्मर्स देखने को नहीं मिलते हैं, हमें यहाँ पे कोई भी वॉर के साइंस देखने को नहीं मिलते, वरना हमें इतनी सारी चीजें मिली। कोई वॉर का भी साइन देखने को मिलता है कि हमें बैटल हुई थी या फिर किसी को मारा गया था। साथ साथ हमें ये भी नहीं देखने को मिलता है किसी जगह पे आग लगाई गई हो जिसके बाद पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई हो, तो ऐसा भी देखने को नहीं मिलता। तो ये क्लियरली बताते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। इसके साथ साथ सिर्फ सिटाडेल एक जगह है जहाँ पे फोर्टिफिकेशन थी, इसके अलावा बाकी कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसको बहुत अच्छी तरीके से फोर्टिफाई किया गया हो, जिसको किसी इंद्रदेव ने आके डिस्ट्रॉय किया हो, ऐसा भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो बेसिकली पूरा क्लियर करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि कोई और रीजंस रहे होंगे जिसके कारण ये पूरी सिविलाइजेशन खत्म हुई। तो ये इनका पूरा आगे कहना था। और इसके बाद हमें देखने को मिला कि कैसे एकदम मिथिकल बातों को सच बता दिया गया, फिर एकदम से बताया गया कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, ये तो क्लियर है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो इस तरीके के ओपिनियंस हमें कई बार देखने को मिलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम गलत जज कर जाते हैं, कई बार हमें इवॉल्व करना पड़ता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बॉक्स लगा मुझे। आप भी अगर चाहो तो एक बार पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक नंबर 10, डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर। अभी तक हमने मेनली हड़प्पन सिविलाइजेशन को इस तरीके से देखा है कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कैसे अलग अलग चीजों को, अलग अलग फाइंड्स को, आर्टिफैक्ट्स को
एक साथ जोड़ते हैं और उसके बाद एक हिस्ट्री बनाते हैं जिसको अभी तक हमने देखा है। अब हम मेनली इसको अलग तरीके से देखेंगे। अब हम अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे, एक एक करके कनिंघम के बारे में बात करेंगे, जॉन मार्शल के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इन लोगों ने किस तरीके से गलतियां भी करी थी, कई बार किस तरीके की इनकी स्ट्रेटेजीज होती थी, इनको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। एक और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है जो मैं बता देता हूँ। ये बताया जाता है, ये बोला जाता है कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुई तो उसके 1000 साल पीरियड बाद तो हमने देखा है कि कुछ कोई भी यहाँ पे सिटी डेवलप नहीं हुई थी। तो उसके जब इतने एक मिलेनियम बाद जब नई सिटीज यहाँ पे डेवलप हुई, यहाँ पे नए लोगों ने रहना चालू किया, तो उनको अक्सर सॉइल इरोजन के कारण, फ्लड के कारण, जैसे ही कोई चीज अंदर जो गड़ी हुई थी, आर्टिफैक्ट जितने भी थे वो उनको भी मिल जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि फील्ड को प्लाउ करने गए लेकिन वहां पे खोदते खोदते कुछ आर्टिफैक्ट मिल गया, जैसे कि खजाना मिल जाता है ना, वैसे उनको आर्टिफैक्ट्स मिल जाता था। उनको उस चीज की वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन कहा जाता है इस तरीके से भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। तो ये हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से इस सिविलाइजेशन को पूरा भुला दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से इसकी डिस्कवरी हुई और उसके बाद अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट आए जिन्होंने इसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया। अब इसके बाद हमारा सब टॉपिक आता है कनिंघम्स कन्फ्यूजन। कनिंघम हमारे एएसआई के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे। ये आपको नाम याद रखना है, ये आपको याद रखना अच्छे से कि पहले डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम, क्योंकि कई बार पूछा भी जाता है। अब एएसआई का क्या काम है मेनली, ये आपने नाम बहुत बार सुना होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो आर्कियोलॉजी करना, आर्कियोलॉजिकल स्टडीज करना, चीजें जितनी भी आर्टिफैक्ट्स मिली इनको प्रिजर्व करके रखना, ये पूरा हमारी एक एजेंसी है इंडिया की, ये इन सब चीजों में काम करती है। पहले डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम। कनिंघम ने अपनी एक्सकेवेशन चालू करी मिड 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सिंपल सा मीनिंग है मिड 19th मतलब 1850s, ना कि 1950s। छोटी सी बातें हैं बहुत सारे बच्चों को, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आपको ना हो इसलिए मैंने बता दिया। तो अब अपन सीधा स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पीरियड के बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट मेनली रिटन डॉक्यूमेंट्स को, रिटन वर्ड्स को एज अ गाइड यूज करते थे। टेक्स्ट हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, इनको एज अ गाइड यूज करते थे अलग अलग चीजों को, उनके मीनिंग को समझने के लिए। तो ये कनिंघम के साथ था। इसके साथ साथ मेन प्रॉब्लम कनिंघम से रिलेटेड हमें देखने को मिलती थी वो ये थी कि वो अलग टाइम पीरियड में चल रहे थे। बेसिकली जो उनका मेन इंटरेस्ट था जिस टाइम पीरियड में, वो था अर्ली हिस्टोरिक टाइम पीरियड के टाइम पीरियड, अप्रोक्सीमेटली 6th सेंचुरी बीसी से लेके 4th सेंचुरी सी के पीरियड के बीच में। ये हमारा अर्ली हिस्टोरिक पीरियड है और इसमें इनका मेन इंटरेस्ट था और इसके कुछ टाइम पीरियड बाद तक का इनका इंटरेस्ट था। तो ये इनका इंटरेस्ट का पीरियड था जिससे रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन को, जो कि इससे बहुत पुरानी थी। तो ये एक इनकी मेन प्रॉब्लम थी। इसके साथ साथ गाइड के लिए एज अ गाइड यूज करते थे जो बुद्धिस्ट, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे, इंडियन सेटलमेंट्स को देखने के लिए आए थे 4th और 7th सेंचुरी सी के बीच में। उनके जो टेक्स्ट छूटे थे, उन्होंने जो टेक्स्ट लिख के गए थे सेटलमेंट्स के बारे में, उन टेक्स्ट को यूज करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन को कंपेयर करने के लिए। तो ऑब्वियसली ऐसे टेक्स्ट को अगर आप यूज करोगे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत बाद में लिखे गए, तो आप कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझ पाओगे। तो ये पूरा हमें देखने को मिलता था। ये जो कनिंघम है इन टेक्स्ट को स्टडी करते थे, इनको ट्रांसलेट करते थे और इनके थ्रू हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश करते थे। तो ये एक इनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मेनली हमें देखने को मिला था कि इस टाइम पीरियड में 1850s में जब इन्होंने अपनी एक्सकेवेशंस चालू की थी, तो बहुत सारा सामान देखने को मिला था, आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल रहे थे, सील देखने को मिल रहे थे, लेकिन जो कनिंघम थे उन्होंने इनकी इंपॉर्टेंस पूरी मिस कर दी। रीजन क्यों था? क्योंकि जो चाइनीज पिलग्रिम आए थे वो एकदम अलग टाइम पीरियड में आए थे और हड़प्पन सिविलाइजेशन उससे बहुत पुरानी टाइम पीरियड में लाई करती थी। तो ये हमारे साथ मेन प्रॉब्लम हुआ था। इनका जो फ्रेमवर्क था इन्वेस्टिगेट करने का वो पूरा एक अलग टाइम पीरियड का था। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। ये भी हमें देखने को मिलता है कि इंग्लिश मैंने कनिंघम को एक सील दी थी कि देखो ये मुझे सील मिली है, तो कनिंघम ने उसको देखा तो था, लेकिन उसकी क्या वैल्यू है उसको पूरा मिस कर दिया था। तो अब यहाँ पे हमारे सामने बहुत ज्यादा क्लियर होता है कि कनिंघम अपनी जितनी भी चीजें उनको मिल रही थी, आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे, सील मिल रहे थे, उसको क्यों मिस करते जा रहे थे? क्योंकि वो अलग ही टाइम पीरियड में चल रहे थे। उनको लगता था कि इंडिया में पहली सिटीज डेवलप हुई जब गंगा सेटलमेंट में, गंगा वैली में सेटलमेंट्स बिगिन हुई, लेकिन एक्चुअली में इंडिया की जो हिस्ट्री है वो इससे कई सालों पुरानी थी, जिसको इन्होंने कंप्लीटली मिस कर दिया था। तो ये रीजन था कि ऑब्वियसली हमारे सामने समझ में आ जाता है कि कनिंघम इनको मिस करने ही वाले थे, क्योंकि वो बहुत बाद में इंडिया की हिस्ट्री को समझ आए थे, लेकिन इंडियन हिस्ट्री इससे बहुत पुरानी थी। तो ये हमें पूरा कनिंघम के साथ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये आपको पूरा आपने समझ ही गए होंगे, आपको पूरा कई बार ये लिखने को भी आएगा कि कनिंघम की क्या प्रॉब्लम थी, तो आपसे बन जाएगा। इसके बाद हमारा अगला सब टॉपिक है अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। अब हम देखेंगे कैसे हमें धीरे से रियलाइजेशन हुआ कि हम गलत टाइम पीरियड में थे, हमारी जो एक्चुअल सिविलाइजेशन ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। तो सबसे पहले एक आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी, ये 1900 के बाद 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग डिकेड्स में अपनी स्टडी कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कुछ चीजों को, तो उन्हें कुछ सील्स देखने को मिली हड़प्पा में।
हड़प्पा की जब इन्हें सील्स मिली, उनको उस लेयर में मिली, तो उनको समझ में आ गया था ये अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की नहीं है, बल्कि इससे पुराने लेवल की हमें देखने को मिल रही है, शायद एक पुरानी सिविलाइजेशन को बिलोंग करती है। तो इन्हें थोड़ा सा डाउट आना चालू हुआ, उन्हें लगा कि हाँ इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ी स्टार्टिंग हो गई, यहाँ पे आर्कियोलॉजी बढ़ने लगी, स्टडीज बढ़ने लगी। इसके बाद एक और आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं, रखाल दास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदारो में सील्स ढूंढी। तो जब इनको यहाँ पे मोहनजोदारो में मिली, इसके पहले दयाराम साहनी को हड़प्पा मिली, तो ये क्लियर हो गया था कि सेम स्टाइल की सील्स मिल रही है, इसका मतलब 100% हमने एक नई सिविलाइजेशन ढूंढ निकाली है, जो कि अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की नहीं है, बल्कि इससे बहुत सालों पहले की एक सिविलाइजेशन है। तो इन्हीं की स्टडीज के बाद, इन्हीं की फाइंडिंग्स के बाद 1924 में जॉन मार्शल ने पूरे वर्ल्ड के सामने अनाउंस कर दिया कि हाँ, हमें एक इंडस वैली के पास एक नई सिविलाइजेशन मिली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल कौन थे? ये एएसआई के दूसरे एक डायरेक्टर जनरल थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो इन्होंने इसको अनाउंस किया पूरे वर्ल्ड के सामने कि हमें पूरी एक नई सिविलाइजेशन मिल गई है। इसके बाद एसन रॉय ने मेंशन किया है जॉन मार्शल के बारे में, मैं आपको वर्ड्स बता देता हूँ। मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years older than he had found her। बेसिकली ये कहते हैं कि मार्शल ने इंडिया को बहुत 3000 साल के करीब करीब पीछे लेके चले गए। बेसिकली हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा डेवलपमेंट है कि इंडिया की हिस्ट्री को और ज्यादा इन्होंने पुराना कर दिया। बेसिकली इन्होंने एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन का डिस्कवरी कर दी थी। तो ये हमें पूरा देखने को मिला। लेकिन हमें ये भी समझ में आता है, जब हमने अलग अलग स्टडी यहाँ पे चालू हो गई, बहुत सारी स्टडीज हुई, यहाँ पे सील्स मिली, सेम चीजें हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में देखने को मिली, तो हमें समझ में आया कि सिर्फ एक सिविलाइजेशन नहीं मिली है, बल्कि एक ऐसी सिविलाइजेशन मिली है जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की कंटेम्पररी थी। और जॉन मार्शल ने इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने जब एएसआई के, तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लेके आए। सबसे पहले तो ये इनएक्सपीरियंस नहीं थे, इन्होंने अलग अलग जगहों पहले काम कर चुके थे, जैसे कि ग्रीस, क्रीट, इस जगहों पे इन्होंने काम किया था, तो उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था। हालांकि इन्होंने ऐसा नहीं है कि कोई भी गलती नहीं करी, वो हम आगे भी देखेंगे। मेनली इनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, इनको भी कुछ चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन इनको इस चीज़ में भी इंटरेस्ट था कि इनको एवरीडे रूटीन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके जो कल्चर होते हैं, उनके जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, उसमें इनकी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इंडियन हिस्ट्री के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि जॉन मार्शल ने कोई भी गलती नहीं करी। जॉन मार्शल की सबसे बड़ी गलती थी, उन्होंने स्ट्रेटिग्राफी को पूरा मिस कर दिया। अब स्ट्रेटिग्राफी क्या है, इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं सीधा आपको समझाता हूँ, आप समझोगे तभी इसके आंसर्स लिख पाओगे, तो अच्छे से सुनना इस बात को। तो आप अपन सीधे स्ट्रेटिग्राफी को समझते हैं। क्या होता है, कई बार एक जगह पे सेटलमेंट है, वहाँ पे नॉर्मल लोग एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ की, तो कुछ टाइम पीरियड बाद वहाँ पे जो अर्थ है, वहाँ पे लेयर्स बिछना चालू हो जाती हैं। इसको माउंट्स बोलते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, वहाँ पे अर्थ में लेयर्स चढ़ती चली जा रही हैं। और उसके बाद कुछ एक उसी टाइम पीरियड का कुछ रीजन है जहाँ पे एकदम अबंडन छूटा हुआ है, खाली छूटा हुआ है, तो वहाँ पे सॉइल एरोजन हो गया, मे बी फ्लड्स आ गए, मे बी विंड के कारण सॉइल एरोजन हुआ, तो वहाँ की लेयर हटती चली जा रही है। तो एक ही टाइम पीरियड का लैंड है, लेकिन ऊपर नीचे होता चले जा रहा है। तो बहुत हजारों टाइम पीरियड, सालों की हम बात कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो हमें स्ट्रेटिग्राफी में समझ में आता है, यानी कि स्ट्रेटिग्राफी यानी कि अगर अपन इसकी स्टडी करें इन माउंट्स की, तो हमें समझ में आता है कि जो लेयर्स हैं वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, बल्कि अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस बॉक्स से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर अपन सोचे कि ये पूरा लैंड है हमारा, ये जो दिख रहा है ये पूरा हमारा लैंड है, और हम हॉरिजॉन्टली स्टडी करें, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मान लो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको स्टडी करें कि यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट मिल रहा है और यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट मिल रहा है वो एक ही टाइम पीरियड का है, तो हम पूरे गलत हो सकते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे लेयर्स चढ़ती चली गई है, कुछ जगहों पे लेयर खत्म होती चली गई है। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि स्ट्रेटोग्राफी में हमें समझ में आता है कि एक्चुअली में ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, बल्कि ऊपर नीचे होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट मिल रहा है और यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट मिल रहा है वो एक ही टाइम पीरियड का है, बल्कि यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट मिल रहा है और यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट मिल रहा है वो अलग अलग टाइम पीरियड का है। तो इससे शायद आपको समझ में आया होगा कि हॉरिजॉन्टली स्टडी नहीं कर सकते, बल्कि हमें स्ट्रेटिग्राफी को समझना पड़ेगा और उसके बाद स्टडीज करनी पड़ेगी। इसको आप डिटेल में जाओगे स्ट्रेटिग्राफी के, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक्चुअली में इसको समझ निकाला जाता है, किस लेयर्स में हमें स्टडी करना है। इन अलग अलग लेयर्स को स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद आपको पता लगाना पड़ता है कि कौन सा आर्टिफैक्ट किस टाइम पीरियड को बिलोंग करता है। ये गलती हमारी जॉन मार्शल ने कर दी, उन्होंने स्ट्रेटिग्राफी को नहीं समझा। बेसिकली उन्होंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल स्टडी करना चालू कर दिया, जिसने सारी मुश्किलों को आमंत्रण कर दिया, सारी मुश्किलें उनके सामने लाके खड़ी कर दी। ये एक बेसिक आइडिया है। मेनली इसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ। जनरली क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर वाली लेयर आपको दिख रही है, अपर लेयर हो गई, ये नीचे वाली लेयर हो गई। जितने नीचे वाली लेयर होगी उतने नीचे वाला सामान पुराना होगा, पुराना सामान का अलग कलर रहेगा, इस टाइप की चीजें भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन
लेयर्स हॉरिजॉन्टल नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि जॉन मार्शल ने कर दी थी। जॉन मार्शल ने हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में काम करना चालू किया था। तो फॉर एग्जांपल एक माउंट में वो हॉरिजॉन्टली काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं वो हॉरिजॉन्टली देख के एक टाइम पीरियड में अटैच करते जा रहे हैं कि नीचे मिला मतलब पुराना, ऊपर मिला मतलब नया। इसके कारण इन्होंने पूरी स्ट्रेटिग्राफिक लेयर को इग्नोर कर दिया, जिसके कारण मेन इनको दिक्कतें हुई, क्योंकि अब अलग अलग टाइम पीरियड की चीज़ों को एक साथ रखने लगे थे। इस इनने भी थोड़ा सा अलग कर दिया। कनिंघम जितनी गलती नहीं करी, लेकिन इनकी भी जो गलती थी वो हिस्ट्री के हिसाब से बहुत बड़ी एक गलती थी, जिसके कारण उन्होंने भी कुछ आर्टिफैक्ट्स का टाइम पीरियड को मिस कर दिया, जिसके कारण बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी जो मिल सकती थी स्ट्रेटिग्राफी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उन्होंने मिस कर दी। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है जॉन मार्शल की। शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आ ही गया होगा, या नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स अभी भी जिंदाबाद है। तो ये पूरी गलती है जो जॉन मार्शल ने की थी। अगर आपको समझ में, अगर आपसे पूछा जाए तो अब होपफुली आपसे बन जाएगा। इसके बाद हमारा अगला सब टॉपिक आता है न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। 1944 में आर.एम. व्हीलर डायरेक्टर जनरल बने हमारे एएसआई के, और फिर उन्होंने बहुत सारा मेहनत करना चालू करी। सबसे पहले तो इन्होंने स्ट्रेटेग्राफी की जो गलती हो रही थी जॉन मार्शल से, उसको हटाया। इन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइंस में काम नहीं किया, बल्कि स्ट्रेटेग्राफी को ध्यान में रखते हुए काम किया, जिसने बहुत सारी चीज़ों को सही कर दिया। इन्होंने नई टेक्निक्स का यूज़ किया, बहुत सारी मशीन्स को लेके आए, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए यहाँ पे स्टडीज़ करने के लिए। ये एक ब्रिगेडियर थे, एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे, तो इनके साथ इनका मिलिट्री प्रिसीजन भी आता है, मिलिट्री का जो डिसिप्लिन होता है वो भी इनके काम में देखने को मिला, और इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए अलग अलग चीज़ों में स्टडीज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक अलग तरीके की प्रॉब्लम हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के सामने आ रही थी। जब ये सेटलमेंट उस जमाने में था, तब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, तब यहाँ पे डिवीजन हो चुका है, इंडिया अलग हो चुका है, पाकिस्तान अलग हो चुका है। तो ऑब्वियसली अब इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की कोशिश है कि चलो इंडिया में भी कुछ साइट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स इंडियन रीजन में भी हो, तो ये देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने क्या देखने को मिला कि जब कच्छ में सर्वे हुए, तो हमें देखने को मिला कि यार यहाँ पे भी कुछ सेटलमेंट्स हमें देखने को मिल रही है जो कि इसी सिविलाइजेशन की लग रही है। उसके बाद पंजाब और हरियाणा में जब स्टडीज हुई, तो वहां पे हमें बहुत सारी ऐसी सेटलमेंट्स देखने को मिली जो इंडियन रीजन्स में भी थी, जिनके बारे में हमें बहुत इन स्टडीज के बाद देखने को मिला। मेनली जो हमने बात करी कालीबंगन की, लोथल, राखीगढ़ी, ये सारी ऐसी सेटलमेंट्स है जो हमें इन जो नई नई फ्रेश स्टडीज होने चालू करी कि चलो इंडियन में भी, इंडियन रीजन में भी कुछ ढूंढते हैं, उसके बाद हमें ये नई नई सेटलमेंट्स देखने को मिली। तो इस तरीके से हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखते हैं, उसके बाद हमें बहुत सारी नई नई डिस्कवरीज देखने को मिलती रहती है टाइम टू टाइम। ये हमें देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों को मिलने के बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो अलग अलग तरीके से इनको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ के कल्चरल वैल्यू की स्टडी करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं कि इस जगह पे सेटलमेंट क्यों बनाया होगा, क्या इसका लॉजिक होगा। कुछ आर्टिफैक्ट्स को देख के उनके क्या फंक्शंस थे उनको देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इंडिया के भी और फॉरेन के भी बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आज की डेट में भी, और बहुत ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करते रहते हैं। और ये कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, आप अपने हमेशा अपनी तरफ से एफर्ट डालते रहते हो उसको पीछे लेके जाने में और नई नई चीज़ें इवॉल्व करते जाने में। तो ये हमें पूरा देखने को मिला है। और मेनली 1980s के बाद से हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे यहाँ पे स्टडीज़ बढ़ गई हैं, बहुत सारे अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा हमें देखने को मिलता है इसके बारे में। और ये हम होप भी करते हैं कि यार नई नई टेक्नोलॉजी अब यहाँ पे लगाई जाएंगी, मेनली एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, सरफेस एक्सप्लोरेशन यहाँ पे लगाया जाएगा, या फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसको लगाया जाएगा, तो नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। अभी कोशिश की जाती है कि क्ले के ट्रेसेस देखने को मिले, स्टोन्स देखने को मिले, मेटल्स देखने को मिले, प्लांट और एनिमल्स की स्टडी हो, ताकि हमें और भी चीज़ें जानने को मिले कि ये सिविलाइजेशन एक्चुअली में कैसी थी, और हम और भी डेप्थ पे घुस पाए। तो ये देखने की हमेशा कोशिश चलती रहती है, आर्कियोलॉजी हमेशा चलती रहती है, और हम होप करते हैं कि फ्यूचर में हमें और भी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा पूरा था आर्कियोलॉजी से रिलेटेड, कैसे कैसे अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने यहाँ पे काम किया। इसके बाद एक बॉक्स आता है, ये आपको मैं बोलूँगा कि आप प्लीज़ इसको पॉज करो और पढ़ो। मैं थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट लगे इसको पढ़ने में। बेसिकली एक एक्सपीरियंस बताते हैं आर.एम. व्हीलर कि जब वो एएसआई के जनरल बने, डायरेक्टर जनरल, तो उनके साथ क्या क्या हुआ, वो कैसे यहाँ पे गए। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, फिर आप उनके वर्ड्स पढ़ना, उन्हीं के वर्ड्स में लिखा गया है। ये बताते हैं कि हम टोंगा की राइड लेके यहाँ पे पहुंचे, जहाँ पे हमें साइट में, जहाँ पे हमें काम करना था। जहाँ हम काम कर रहे थे तो मेरे साथ एक मेरे पार्टनर भी थे, जिन्होंने मेरे को बोला कि सर
जल्दी से सुबह चलेंगे, शाम को आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप यहाँ पे रहती है। लेकिन यार ये तो डिसिप्लिन वाले इंसान थे, इनको बहुत ज़्यादा काम का शौक था। तो इन्होंने जब यहाँ पे गए, इन्होंने देखा तो इनको बहुत अच्छा लगा देख कर, इन्होंने काम करना चालू कर दिया। कुछ घंटे हो गए, बहुत तेज धूप थी, इनके ये और इनके साथी सब लोग काम कर रहे थे। जब 5-6 घंटे बीत गए उसके बाद भी ये काम करते रहे। तो ये मन में ये सोच रहे थे, डरे हुए थे कि जो मेरे साथी हैं कहीं ये ना सोचे कि मैं पागल तो नहीं हूँ जो इतनी मेहनत से लगातार इतनी धूप में काम करता चला जा रहा हूँ। तो ये उन्होंने पूरा बताया था। तो बहुत मुझे अच्छा लगा देख के कि यार ऐसे भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो पूरी मेहनत से अपना काम करते हैं। हालांकि गलतियां हो जाती हैं, ये हमने सबके बारे में कुछ ना कुछ गलतियां देख ली हैं, लेकिन ये यही चीजें तो हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाती है। इसी के साथ ये हमारा आर्कियोलॉजिस्ट से रिलेटेड पूरा टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के सामने आती है इस हिस्ट्री को समझने के लिए। तो अगर अपन हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो हमें उनकी स्क्रिप्ट समझ में नहीं आती है, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो सिर्फ एक सोर्स हमारे सामने बचता है, वो है आर्टिफैक्ट्स। जो भी हमें चीज़ें मिलती है, पॉटरी मिलती है, टूल्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, या फिर कोई भी उनका डेली रूटीन का सामान मिलता है, पॉट्स मिलते हैं, तो इन्हीं से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस ज़माने में क्या 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 यूज़ किया जाता होगा, क्या क्या चीज़ें इनको नोन थी, किस तरीके से चीज़ों को यूज़ किया करते थे। अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टोन्स हमने देख लिए, मेटल्स हमने देख लिए। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी भी होती होंगी जो टाइम के साथ ख़त्म हो जाती हैं, पेरिशेबल मटीरियल से बनती होंगी चीज़ें, तो वो तो हमें पता ही नहीं चलेंगी कभी कि क्या क्या भी वो यूज़ कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें तो हटा ही दें, लेकिन कुछ चीज़ें सर्वाइव करती है वो हमने देखी, अलग अलग चीज़ें बनाते थे उससे, वो कैसे अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते थे। तो ये मटीरियल से हमारे सामने एक ऑप्शन बचता है कि क्या क्या उनके पास था, किस तरीके से उनकी लाइफ थी। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। बहुत सारा सामान ऐसा होता होगा जो वेस्ट हो जाता होगा, जो शायद हमें आज तक मिला ही नहीं है, जो उस समय यूज़ किया जाता होगा, या शायद किसी चीज़ को लोग रिसाइकल कर लेते होंगे। ये ऐसी प्रॉब्लम है कि शायद हम इसके बारे में कभी पता ही नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ये हमें कोइंसिडेंटली कभी कभार मिल जाती है। इससे ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी चीज़ें मिल भी पाई हों। तो ये हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन सिर्फ इतनी ही नहीं कि मटीरियल प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने क्वेश्चन मार्क जैसे रह जाती है कि कुछ चीज़ें मिल तो गई, ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद क्लासीफाई करना कि जो हमें चीज़ें मिली हैं वो किस कैटेगरी में आती है, उसका क्या यूजेज होता था, वो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक तरीका तो आता है कि वो किस मटीरियल से बनी है। ये कंपैरेटिवली ईजी तरीका है क्लासीफाई करने का। फॉर एग्जाम्पल क्लासीफाई करते हैं कि किस मटीरियल से बनी है, जैसे कि स्टोन से, क्ले से, मेटल से, बोन से, या किसी और चीज़ से। तो ये तरीका होता है, इससे पता चलता है कि क्या इसका पर्पज़ हो सकता होगा, किस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता होगा, या फिर इसको कैसे बनाते होंगे। तो ये तो एक ईजी चीज़ हो गई। इसके बाद हमारे पास दूसरा एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट प्रोसेस आता है क्लासीफाई करने का, कि इस चीज़ का जो हमें आर्टिफैक्ट मिला है, जो भी चीज़ हमें मिली है, इसका क्या काम होता होगा, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता होगा। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक टूल है, ये एक ऑर्नामेंट है, या फिर किसी एक रिलीजियस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये हमारे सारे आर्कियोलॉजिस्ट के सामने क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभार ये इजी हो सकता है, लेकिन कभी कभार ये बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है। हमारे जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट है कोशिश करते हैं कि जो नोन है उससे अननोन की तरफ बढ़ने की, यानी कि प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सैडल कॉइन्स देखने को मिले थे, तो हमें पता है सैडल कॉइन्स हम आज की डेट में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो पास्ट में भी ऐसे ही यूज किया जाता होगा। पॉट्स हम आज कैसे यूज करते हैं, तो पास्ट में भी ऐसे ही यूज किया जाता होगा। तो इन सब चीज़ों में तो ये बहुत ऑब्वियस है, तो इनको हम समझ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके हमारे पास कोई ईजी सोल्यूशन नहीं देखने को मिलता। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है एक और इनडायरेक्ट तरीके का यूज करने की कोशिश करते हैं कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे जो चीज़ हमें मिल रही है वो किस जगह पे मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी घर में मिल रही है, तो हो सकता है किसी घर से रिलेटेड उसका काम होता हो, किसी फील्ड में मिल रही है, किसी ड्रेन में मिल रही है, तो उससे रिलेटेड उसका कोई काम होता होगा। तो मेनली हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको इनडायरेक्ट सोर्सेज को अपनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई कॉटन के फाइंड्स मिले, तो हम ये डायरेक्टली नहीं पता लगा सकते कि उनकी क्लोथिंग किस टाइप की होती होगी। तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो इनडायरेक्ट अप्रोच अपनाते हैं। फॉर एग्जांपल वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई हमें मॉडल मिल जाए जिसमें हमारे, या फिर सील मिल जाए जिसमें कोई डिजाइन बनाया हो, जिससे हमें समझ में आए कि एक्चुअली में किस तरीके के कपड़े पहनते थे, क्या पहनते थे, क्या नहीं पहनते थे। तो ये एक हमारा तरीका होता है जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं, मेनली इनडायरेक्ट तरीके से चीज़ों को ढूंढना। इसके अलावा कंपेरिजन करना अलग अलग टेक्स्ट से, अलग अलग सिविलाइजेशन से। फॉर एग्जांपल हमें पता चला कि मेसोपोटामिया एक कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, तो वहाँ पे क्या चीज़ें यूज हो रही थी उनके तरीके से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं हमारे जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ताकि मीनिंग समझ में आए कि हमें किस चीज़ का किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। कि कोई भी चीज़ मिल गई है, अब उसको इंटरप्रेट करना है किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता होगा, या फिर क्या उसका पर्पज़ रहता होगा। यूज़ किया जाता तो चलो तब भी ईजी है, लेकिन अब उसका ऐसी चीज़ होगी, फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस
रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया जाता होगा, तो इसके लिए समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एक टेराकोटा का फिगर देखने को मिलता है एक फीमेल का, जो कि बहुत हेविली ज्वेल्ड है। तो अब इससे हम क्या समझे, क्या इसको एज अ मदर गॉडेस देखा जाता होगा? बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं हाँ, लेकिन हम 100% श्योर नहीं हो सकते। तो ये जो हमें फिगर मिला जो कि हेविली ज्वेल्ड है, जो हेड ड्रेसेस पहना है, अब इससे हम क्या समझे? 100% श्योर नहीं हो सकते। इसके अलावा हमें पीस किंग के हमने फिगर की बात करी थी, जो कि एक नी में अपने हाथ रख के बैठा हुआ है, एज इफ कि वो कोई किंग हो या फिर उसको वर्शिप किया जाता होगा। क्या बोले इससे हम क्या समझे? 100% श्योर हम होके नहीं बोल सकते। तो ये कुछ चीजें जिनके बारे में हम 100% श्योर नहीं हो सकते। मेनली ये चीजें आती है रिलीजन से लेके, मेनली ये चीजें आती है रिचुअल्स से लेके। अब इसके बाद रिचुअल से एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, जो हम ग्रेट बात के बारे में हमने बात करी थी। क्या रिचुअल्स होते होंगे कि ग्रेट बात किया जाता होगा? क्या चीजें होती होंगी पब्लिक पर्पज की बिल्डिंग्स को यूज किया जाता होगा? इसके बाद हमें ग्रेट बात के साथ साथ फायर अल्टार्स देखने को मिलते हैं। फायर अल्टार्स आप कह सकते हो जिसमें हवन किया जाता है, आज की डेट पे कह सकते हो, या फिर उस जमाने में क्या पता क्या किया जाता होगा। तो हमें फायर अल्टार्स देखने को मिलते हैं कालीबंगन में, लोथल में। तो इनसे क्या करते होंगे? मे बी कोई रिलीजियस पर्पस होता होगा जिसका ये लोग यूज करते होंगे। अब रिलीजियस बिलीफ्स में मेन प्रॉब्लम यही आती है कि हमें नोन से अननोन में जाना है, तो इसके लिए कई बार चीजें बदल भी सकती हैं, कई बार चीजें हमारी पूरी कंप्लीटली गलत भी हो सकती हैं। लेकिन हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं कंप्लीटली इसमें अज्यूम करने की कोशिश करते हैं, लिंक बिठाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें जो मोटिव्स देखने को मिलते हैं प्लांट मोटिव्स, तो उससे ये निकाला जाता है कि हो सकता है यहाँ पे कोई प्लांट वर्शिप की जाती हो। एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो एनिमल्स हमें एक देखने को मिलता है यूनिकॉर्न जैसा एनिमल देखने को मिलता है, एक वन हॉर्न एनिमल। तो अगर वन हॉर्न एनिमल का हमें कोई भी साइन नहीं मिल रहा है, कोई बोन नहीं मिल रही है, कोई 100% एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो ये मान लिया जाता है कि मिथिकल कोई क्रिएचर होगा। मिथिकल क्रिएचर की यहाँ पे बात की जा रही है, वन हॉर्न एनिमल कोई होता नहीं होगा, बल्कि इन्होंने मन से बनाया हुआ है। लेकिन इसके अलावा हमें और भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। लेकिन अब चलो हमने यूनिकॉर्न को तो बता दिया कि मिथिकल क्रिएचर है, लेकिन अब हमें कुछ सील्स में एक फिगर देखने को मिलता है योगिक पोस्चर में, क्रॉस लेग पोजीशन में एक फिगर देखने को मिलता है जो कि एनिमल से सराउंडेड है। तो अब इसको बोला जाता है कि प्रोटोशिवा का एक फिगर है। प्रोटोशिवा यानी कि मेनली शिव जी को आप जानते होंगे, आपने नाम सुना ही होगा, हिंदुइज्म में मेजर डायटी है। तो इनके बारे में एक इनिशियल एक फिगर की बात की जा रही है कि मे बी एक इनिशियल फिगर होंगे इनके। लेकिन यहाँ पे भी हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, वो हम जस्ट अगली स्लाइड में देखेंगे। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कोनिकल स्टोन्स देखने को मिलते हैं, जो कि लिंगास के रूप में क्लासिफाई किए जा रहे हैं। लिंगास आपको पता ही होगा, पॉलिश्ड स्टोन जिनको शिव जी के रूप में वर्शिप किया जाता है। तो ये हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती है कि अब हम ऐसे प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने मेन प्रॉब्लम क्या आएगी कि हो सकता है एकदम हम जो सोचें वो एकदम गलत निकले। इसको हम एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करेंगे। मेनली रिलीजन से रिलेटेड जब भी ऐसा चीजें होती है तो इनको समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में रुद्र भगवान की बात की जा रही है। ऋग्वेद से हम कंपेयर करने की कोशिश करें शिव जी को, ताकि हमें समझ में आए कि यार कई बार हम जो तरीका यूज कर रहे हैं कि प्रेजेंट से पास्ट में जाने का, ये कितना ज्यादा गलत हो सकता है। तो ऋग्वेद में रुद्र जी की जो बात की जा रही है उनको शिव जी बताया जाता है पुराने ट्रेडिशंस में। ये ट्रेडिशंस के बारे में अभी आपको ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, आगे चैप्टर्स में आप देखोगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल को समझना है यहाँ पे किस तरीके से चीजें अलग हो सकती हैं। लेकिन जो शिव जी का डिस्क्रिप्शन है वो रुद्र जी से डिस्क्रिप्शन से एकदम से अलग देखने को मिलता है। रुद्र जी को ना तो पशुपति बताया जाता है, यानी कि उनको इन एनिमल्स का गॉड नहीं बताया जाता। तो हमने देखा था उस प्रोटोशिवा के फिगर में एनिमल्स को उनको सराउंडेड दिखाया जा रहा था। इसके अलावा इनको ना योगी भी नहीं बताया जाता, तो योगिक पोस्चर में दिखाया जा रहा, तो ये भी रुद्र नहीं है। तो इससे हमें समझ में आता है कि शिव जी और रुद्र जी के कंपेरिजन में कितना ज्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो अगर हम हर बार ये कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट से पास्ट में जाए, नोन से अननोन में जाए, तो कई बार हमसे गलतियां भी वहां पे होंगी। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ देखने को मिलती है। ये मेनली हमें देखने को मिलेगा रिलीजियस चीजों में। अगर अपन पॉट्स की बात करें तो पॉट्स तो जैसे आज यूज किए जाते हैं वैसे उस जमाने में यूज किए जाते होंगे, लेकिन रिलीजियस चीजें कई बार बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो अब अगर ये शिव जी रुद्र नहीं है तो कौन है शिव जी? क्या ये जो ये फिगर हमें देखने को मिलता है क्रॉस लेग पोजिशन में, क्या ये शमन का फिगर है? शमन बेसिकली वो लोग मैन और वेमेन होते हैं जो एक छोटे से बॉक्स में दिया हुआ है, मैंने बॉक्स नहीं डाला, मैं सोचा समझा दूंगा आपको। छोटे से बॉक्स में दिया हुआ है कि शमन वो लोग होते हैं जो कि दावा करते हैं कि हम मैजिकल पावर्स होल्ड करते हैं, हम चीज़ों को हील कर सकते हैं, हम अलग अलग वर्ल्ड्स में कनेक्शन रख सकते हैं। तो ये मैजिकल पावर्स हो, क्या ये एक ऐसे फिगर थे जो माना जाता था कि हाँ ये मैजिकल पावर होल्ड करते हैं? क्या इनको वर्शिप किया जाता होगा? तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका हम 100% अश्योरिटी से कभी भी आंसर नहीं करते, और यही हिस्ट्री है। हिस्ट्री में हम कई
बार ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको हम जानते हुए भी, जिनको हम देख रहे हैं, लेकिन हम 100% बता नहीं सकते क्या लिखा है। अब हमने इतनी सारी स्टडी करी, इतनी ज़्यादा आर्कोलॉजी वर्क किया, तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है? तो इतना बड़ा हमने चैप्टर बना दिया तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, ये तो हमें पता चल गया है। हमें मेनली समझ में आता है कि इनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी थी, इनका सोशल डिफरेंसेस हमें थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन उससे भी क्लियर चीज़ें नहीं होती, क्योंकि बहुत स्लाइट डिफरेंस हमें देखने को मिलता है जिस तरीके से वो लोग बेरियल किया करते थे। इसके अलावा हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स इधर उधर चीज़ें समझ में आती हैं, कैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, क्या क्या वो लोग करते थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, थोड़ा बहुत समझ में आता है इससे। लेकिन अगर हमें स्क्रिप्ट उनकी पढ़ सकते हैं, उनकी स्क्रिप्ट को हम डिसाइफर कर लें, तो शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें 100% क्लियर हो जाएंगी, शायद बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमारे लिए एकदम से बदल जाएंगी। लेकिन ऑब्वियसली हम लोगों ने उनकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन रह जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आज तक, आर्टिफैक्ट जो हम आज तक ढूंढ नहीं पाए होंगे, बहुत सारे ऐसे फिगर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे सील्स होंगे जिनका मीनिंग हमें सही से नहीं पता है, लेकिन उस ज़माने में यूज़ किए जाते हो। इसके अलावा और भी थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं कि क्या फीमेल्स का पार्टिसिपेशन भी होता होगा, क्या फीमेल्स सिर्फ जो पॉट्स बनते हैं उनमें पॉट्स बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती होंगी, लेकिन कलर करने में पार्टिसिपेट करती होंगी, डेकोरेट करने में पार्टिसिपेट करती होंगी। ये हम एग्जैक्टली श्योर नहीं हो सकते कि कौन उनको बनाने का काम करता होगा, और ये हम शायद कभी भी नहीं पता लगा पाएंगे। लेकिन यार हिस्ट्री हमेशा अक्सर हमें ऐसे ही छोड़ती है कुछ क्वेश्चन मार्क्स के साथ। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है कुछ क्वेश्चन मार्क्स के साथ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं बचे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाना। लेकिन एक और बात मुझे बोलना है, प्लीज़ थोड़ा सा रुको। अगर आपको ये चैप्टर एक और बार, आपने पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया लेकिन अब आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली ये वीडियो देख लो। तुरंत देख सकते हो, थोड़ी देर बाद देख सकते हो, लेकिन ये देखना मस्ट है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन पूरा देखा है तो ये तो देखना मस्ट है, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। फिर आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा चैप्टर से रिलेटेड, वो पूरे एक अलग ही लेवल पे होगा, आपसे एग्जाम में पूरा ये चैप्टर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन वाली वीडियो जरूर देख लेना। आप चाहो तो सर्च कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये वाला चैप्टर द ट्विन ब्रोस, तो आपको मिल जाएगी। या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, वहाँ पे बहुत सारे चैप्टर के आपको हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ज्योग्राफी के भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट के एक करके आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो देखना एक्सप्लेनेशन के बाद तो मस्ट है ही। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, साइनिंग ऑफ देव 10 गुड़िया। और यार लाइक तो बनता है, अगर यहाँ तक देखा तो प्लीज लाइक करके चले जाना। बाय बाय।